पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक विवाद, इंटरनेशनल विवाद एक शुरू हो चुका है। शुरू तो नहीं कहूँगा कि एक पुराना विवाद है, फिर से वो सरफेस आ गया है, मतलब फिर से वो उसने आग पकड़ ली है। आर्मेनिया और अज़रबैजान ये दो पड़ोसी कंट्री हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान। आर्मेनिया और अज़रबैजान, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और इस छोटे से लड़ाई के अंदर काफ़ी लोग मारे गए हैं। मतलब इसमें टैंक वगैरह सब इस्तेमाल हुआ था, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर सब इस्तेमाल हुआ था और काफ़ी लोग मारे गए हैं। इसमें सैनिक भी हैं और कुछ सिविलियंस भी हैं। ठीक है, अब ये आर्मेनिया अज़रबैजान जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या है और एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। एक सवाल मैं आपको यहाँ पे पहले स्टार्ट करता हूँ, इसमें क्या आर्मेनिया अज़रबैजान विवाद तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित कर सकता है? ये GS2 हमारा जो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होता है, उसमें ये सवाल पूछा सकता है। इसमें ये भी पूछा सकता है कि इंडिया का रोल क्या रहेगा, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। लड़ाई तो आपकी हो रही सेंट्रल एशिया में, लेकिन इंडिया क्या कर सकता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी शुरू करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन, 9 महीने का जो ऑनलाइन कोर्स है वो हम आपको दे रहे हैं। अगर 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता, जीरो लेवल पे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बना है। जॉब करते समय फैमिली को समय देते हुए आप इस कोर्स को कर सकते हैं। शुरुआत NCERT बिल्कुल बेसिक लेवल से कराई जाएगी और उसके बाद एडवांस क्लास पढ़ाई जाएगी। रोज़ करंट अफेयर्स मिलेगा, वीडियो PDF टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट के माध्यम से आपको चीज़ें याद कराई जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी। तो बेहतरीन कोर्स है। फीस जो है बहुत ही मिनिमम है, मात्र 2,999 रुपये है। 9 महीने का कोर्स है, प्री प्लस मेंस का कोर्स है ये। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि ये आर्मेनिया और अज़रबैजान है कहाँ। कईयों ने तो कभी नाम ही नहीं सुना होगा, इनका क्या होगा। देखिए, ये आपका इंडिया है, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ से आपका अफ़गानिस्तान और यहाँ से ईरान होते हुए ये आता है आपका, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ से, मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ उसको, ये ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपका अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर ये आपका ईरान है। ईरान से अगर आगे चलते हैं तो ये जो इलाका है ये है आर्मेनिया और ये है यहाँ पर अज़रबैजान। तो यहाँ पर इलाके में लड़ाई हो रही है, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगा कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा इलाका है, यहाँ पर लड़ाई हो रही है। आपका हिंदुस्तान, ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, फिर इंडिया यहाँ पर है। तो इंडिया यहाँ पर है और सेंट्रल एशिया में लड़ाई हो रही है, कैस्पियन सी के इर्द गिर्द लड़ाई हो रही है। ठीक है, चलिए मैं एक सवाल आपको देता हूँ मैं, जो कई बार PCS प्री में पूछा भी गया है कि भाई ये बताओ कि कैस्पियन सी जो है उसके इर्द गिर्द कौन कौन सी कंट्रियाँ होती हैं, कौन कौन से देश जो हैं वो कैस्पियन सी को, मतलब उसका कोस्ट है जिसका। ये सवाल कई बार आ चुका है, इस बार भी आने की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एरिया होता है, जहाँ पर कोई घटना घटती है, तो उससे जुड़े हुए कुछ ना कुछ सवाल आपको बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे डायरेक्टली सवाल मेंस में नहीं पूछेगा तो प्री में आपसे पूछ लेगा कि भाई बता दो ये कैस्पियन सी के इर्द गिर्द कौन सी कंट्री है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद पता करना है। ठीक है, मैं देख लो, बताऊंगा नहीं मैं यहाँ पर, दिख तो रही है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्री का सवाल आ जाता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं, ये देखते हैं इसमें, ये आर्मेनिया अज़रबैजान और एक छोटा सा इलाका है वो है नगारो काराबख। नगारो काराबख एक जगह है, वहाँ पर सारा विवाद हो रहा है ये। अच्छा, शुरू करते हैं। देखिए, जो आर्मेनिया और अज़रबैजान जो तो कंट्रियाँ हैं, 1920-21 में ये इंडिपेंडेंट कंट्रियाँ थी, मतलब जैसे हैं वैसी थी। उसके बाद USSR जब स्टालिन के टाइम पर थोड़ा मजबूत हुआ, तो उस समय रूस ने पूरा ये जितने 15-17 कंट्री से सबको अपने अंदर ले लिया और आर्मेनिया अज़रबैजान भी रशिया यानी USSR का एक हिस्सा बन गए, आर्मेनिया अज़रबैजान। फिर 1989-90 के आसपास जब आप रशिया का विघटन हुआ, यानी USSR का विघटन हुआ, रशिया गलत बोल रहा हूँ मैं, रशिया तो एक कंट्री है और USSR एक पूरा संघ है। ठीक है, संघ में ही ये सब आता है, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब आते हैं। रशिया, जो आज का रशिया है, और जब रशिया बाकी कंट्रीज़ को अपने साथ मिला लेता है, जैसे अज़रबैजान, आर्मेनिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो ये USSR कहलाता है। तो USSR जब विघटन हुआ तो 1991 में अज़रबैजान और आर्मेनिया दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गए। ठीक है, अब जब दो कंट्रीज़ बने तो अज़रबैजान के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, अगर आप देख रहे हैं, वो नगारो काराबख एक इलाका है,
वो छोटा सा इलाका जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट का एक जोन बन गया। कॉन्फ्लिक्ट का जोन इसलिए बन गया क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो वो अज़रबैजान का हिस्सा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वो अज़रबैजान का हिस्सा है, बट उस इलाके के अंदर, उस नागोर्नो काराबाख के इलाके के अंदर जो अर्मेनिया की जो जनजातियां होती हैं वो वहाँ रहती हैं। तो अर्मेनियन पीपल हैं, लगभग 90-95% जो लोग हैं वहाँ के, जितने टोटल लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, थोड़े से लोग हैं, लगभग आज के अगर कैलकुलेशन करते हैं तो मात्र 1.5 लाख लोग ही वहाँ बचे हुए हैं। छोटा सा इलाका है, 1.5 लाख लोग, बहुत सारे लोग, चूँकि युद्ध हो रहा है वहाँ पर, लड़ाई हो रही, तो वो चले गए। तो उन 1.5 लाखों में 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अर्मेनिया के हैं। ठीक है, अब अर्मेनिया के होने के कारण तो वहाँ पर कंट्रोल अर्मेनिया का है, इमोशंस कंट्रोल है वहाँ पर, जो अर्मेनिया छोड़े, यहाँ तक कि अर्मेनिया के अंदर जो पिछले 2 प्रधानमंत्री बने उसमें से वो दोनों प्रधानमंत्री जो नागोर्नो काराबाख इलाके से आते हैं, मतलब वो नागोर्नो काराबाख इलाके से वहाँ विवाद हुआ, उसके बाद उड़ के अर्मेनिया आए और वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए। तो आप समझिए कितना क्लोज रिलेशन है अर्मेनिया का और नागोर्नो काराबाख का। टेक्निकली तो उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, बट लोग वहाँ ज़्यादा हैं, इस कारण से वहाँ विवाद हुआ, और विवाद होने क्या हुआ, 1994 में इस नागोर्नो काराबाख ने अपने आप को उज़्बेकिस्तान से अलग करने की घोषणा कर दी और एज अ कंट्री अपने आप को कहा कि हम एक अलग कंट्री हैं, हम अज़रबैजान का हिस्सा नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अर्मेनिया ने उनको सपोर्ट कर दिया, लेकिन बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अगर आप मैप देखते हो तो मैप देखेंगे तो जो नागोर्नो काराबाख इलाका है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मतलब कि उसका कोई भी जो हिस्सा है वो समुद्र से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जब ऐसा कंट्री होती है तो उसको व्यापार करने की बड़ी दिक्कत आती है, तो उसको जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध बनाने जरूर पड़ते हैं। तो नागोर्नो काराबाख बिल्कुल एक बीच में हिस्सा है, कोई इसका हिस्सा अर्मेनिया से नहीं मिलता है। तो अर्मेनिया ने क्या किया, जो साउथ में नागोर्नो काराबाख का इलाका है उसको अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। ये जैसे आप देख रहे हैं फोटो में, ये जो हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा यहाँ पर, ये हिस्सा है, इसको अपने कंट्रोल कर लिया। और इसके कारण से क्या हुआ कि अर्मेनिया का जो हिस्सा है और काराबाख का है वो आपस में कनेक्ट हो गए, और अर्मेनिया के साथ ही यहाँ पर आपका अर्मेनिया के साथ ही आपका वहाँ पर ईरान से भी कनेक्शन मिल गया। तो जब ये इलाका उन्होंने कब्जे में कर लिया तो यहाँ पर चूँकि ईरान है यहाँ पर, तो यहाँ से व्यापार हो गया। तो अर्मेनिया और ईरान के साथ नागोर्नो काराबाख का संबंध बन गए और व्यापार होना शुरू हो गया। अज़रबैजान ने ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई और कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, कुछ युद्ध होता रहा। कोई खुश तो कोई नहीं होता कि उसके देश का हिस्सा चला जाए तो खुश नहीं होता, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता रहा। लेकिन फिर भी 1994 के बाद से आप देखेंगे कि नागोर्नो काराबाख में वहाँ पर जो काउंसिल है, जो पूरा उसको इलाके को देखती है, जो सरकार है, वहाँ पर अज़रबैजान का ज़्यादा कंट्रोल है नहीं, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है। बाकी जो अपना उनका जो काउंसिल उसका कंट्रोल ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब बवाल क्यों हुआ, बवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगी और अमेरिका और रशिया ना आए, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। इनकी कुंडली में ही ये लिखा हुआ है कि ये लोग दुनिया के कहीं भी विवाद होगा और ये घुस जाएंगे वहाँ पर आके। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है। ठीक है भाई, रशिया, चूंकि अर्मेनिया अज़रबैजान दोनों रशिया से निकल के आए थे, यूएसआर का हिस्सा थे, ठीक है, पता ही है। तो रशिया ने फिलहाल तो बोला है कि हम दोनों के बीच में शांति समझौता कर देते हैं, दोनों का मध्यस्थता कर देते हैं, मीडिएशन कर देते हैं, जिस कारण से विवाद ना हो। ठीक है, वो तो बोला है, लेकिन यहाँ पर कुछ और प्लेयर्स भी आ गए हैं। पहले समझते हैं। देखिए, अर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन कंट्री है और अज़रबैजान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिम यानी ईसाई और मुसलमानों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में एक फ्लैश पॉइंट बनता है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वो सब के सब अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं और सारे मुसलमान कंट्री हैं जो वो आप अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब है क्या कि अज़रबैजान मुस्लिम कंट्री होने के कारण टर्की ने फिलहाल अज़रबैजान को सपोर्ट कर दिया है, कर रहा है, वो करता है। वो टर्की जो यहाँ पर है, अर्मेनिया के बगल में है, टर्की जो है यहाँ पर है, यहाँ पर अर्मेनिया के साथ बॉर्डर बनाता है। टर्की ने अज़रबैजान को बोला है कि भैया तुम बहुत सही काम कर रहे हो, तो तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं। तो उन्होंने, टर्की ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जब टर्की ने सपोर्ट किया, साथ साथ में अमेरिका ने भी सपोर्ट कर दिया इसको। अब भले अमेरिका ईसाई कंट्री है, लेकिन अर्मेनिया के खिलाफ अज़रबैजान का सपोर्ट अमेरिका ने कर दिया। अब अमेरिका ने अज़रबैजान को सपोर्ट किया तो पता ही पहले से ही रशिया जो सपोर्ट तो है वो अर्मेनिया को कर रहा था। तो अर्मेनिया को सपोर्ट करने वाले में रशिया और ईरान आ जाते हैं, और अज़रबैजान को सपोर्ट करने में आपका टर्की और अमेरिका आ जाते हैं।
बवाल है दोनों के बीच में, लेकिन फिलहाल अमेरिका और टर्की जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल भी अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि एक बार ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए उन्होंने अजरबैजान का जो एयर बेस है वो तक यूज़ करने की कोशिश की थी। तो फिलहाल देखते हैं टीम, अगर टीम ए यानी कि अजरबैजान में हमारे पास 3 प्लेयर्स हैं, आपका अमेरिका, टर्की, इजराइल, ठीक है, और पाकिस्तान भी है। इनफैक्ट चौथा पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग, पाकिस्तान भी है, और अर्मीनिया की तरफ है रशिया और ईरान, फिलहाल ईरान है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता ही है कि अमेरिका रशिया में विवाद तो है ही है, साथ में अमेरिका ईरान के साथ भी बड़ा विवाद है। अब जो अमेरिका ने जो विवाद किया ईरान के साथ, ठीक है, तो क्योंकि उस पर सेंक्शन लगा दिए तो उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट अर्मेनिया को करना शुरू कर दिया और अर्मेनिया की तरफ चल गए। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो मान के चलिए कि चाइना भी जो है वो अर्मेनिया के साथ आ जाएगा, तो अर्मेनिया, रशिया, ईरान एक तरफ आ जाएंगे और अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान और चौथा टर्की वो एक तरफ आ जाएंगे। तो काफ़ी यहाँ पर खिचड़ी पकड़ना बनना शुरू हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा और जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो विवाद चलो हम पढ़ ही रहे हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी देखते हैं तो यहाँ पर एक बेहतरीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ आती है, वो है द ग्रेट कॉकस रेंज। द ग्रेट कॉकस, ये माउंटेन रेंज, पहाड़ है यहाँ पर, द ग्रेट कॉकस रेंज, ठीक। ये क्या करता है, अब देखेंगे इस पॉइंट पे, एक तरफ तो टर्की है मतलब, तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर हुआ करता है। टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर है वो साम्राज्य यहाँ पर हुआ करता था, साथ में इधर रशिया का साम्राज्य हुआ करता था, और इधर ईरान का, पूरे नीचे ईरान का था जो पर्शियन एम्पायर था। तो 3 साम्राज्य थे, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर और ईरानी साम्राज्य। और ये तीनों का जो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन था, या तीनों को अलग करने का जो एक बॉर्डर था, या कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ पे तीनों मिलते थे, वो आपको कॉकस रेंज था। और यही कॉकस रेंज जो है वो आपका अर्मेनिया और अजरबैजान के ऊपर भी अब जाता है ये, ठीक है। तो कभी तक ग्रेट कॉकस आपसे पूछ लिया जाए रेंज कहाँ है, तो अब देखिएगा सेंट्रल एशिया में अर्मेनिया अजरबैजान के ऊपर जो इलाका, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर है। थोड़ा इतिहास में आते हैं तो ऑटोमन, रशियन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, ये तीनों आपस में यहाँ पर भी उठक पटक करते रहते थे ये, ठीक है। ये इतिहास का एक रहा है। चलिए, अच्छा, अब हाँ, जैसे मैंने बताया कि भाई कि यूएस ने सेंक्शन कर दिया ईरान के ऊपर, तो ईरान भी जाके अर्मेनिया को सपोर्ट कर ही जाता है। लेकिन जो अर्मेनिया का जो असल में क्या है, देखिए अर्मेनिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है, जो नागोर्नो कराबाख को सपोर्ट अर्मेनिया करता है, पर अर्मेनिया को ईरान सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाए, तो जो सपोर्ट ईरान कर रहा था अर्मेनिया को, वो उसमें दिक्कत आना शुरू हो गई है, ठीक है। रशिया इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, लेकिन अमेरिका के जो शक्ति थी, इस कारण से ईरान उतना अच्छे तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहा है अर्मेनिया की। चलिए, अब बात आता है कि इंडिया का रोल क्या है, इंडिया क्या करे। अब इंडिया के साथ समस्या है कि इंडिया के लिए दोनों ही कंट्री इंपॉर्टेंट है, अजरबैजान भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपका अर्मेनिया भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट किसी से कुछ विवाद है नहीं। लेकिन अर्मेनिया के साथ कहानी क्या है कि अर्मेनिया की कुछ पॉपुलेशन 1947 के आसपास अगर हम बात करते हैं तो वो इंडिया में रहा करती थी। मैंने इनफैक्ट बहुत सारी पॉपुलेशन, जो अलेक्जेंडर जो आया इंडिया में, तो वो अर्मेनिया के रास्ते से होते हुए आया था। मतलब कहा जाता है कि उसकी जो सेना थी वहाँ से, उधर से भी आई थी, ठीक है, अर्मेनिया की तरफ से भी आई थी। तो इंडिया के में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी। एक गौहर जहाँ, ठीक है, वो पहली अर्मेनियन डिसेंडेंट थी जिन्होंने ग्रामोफोन के ऊपर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी उन्होंने, ठीक है, 1902 की बात है आसपास। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया से उड़ के ऑस्ट्रेलिया चले गई, ऑस्ट्रेलिया में बस गई जाके, और जो थोड़े बहुत बचे रह गए वो कलकत्ता के आसपास बसे रह गए, कलकत्ता में ही बसे रह गए, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझते हैं, आज के पॉइंट से देखते हैं कि टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली होती है UNGA, वहाँ पर अभी मोदी जी इसमें भी देकर आए, भाषण देकर आए, तो वहाँ पर पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया कश्मीर का कि भाई कश्मीर में इतने लोग मर रहे हैं, फलाना ढिमकाना हो रहा है, जो भी बोलते हैं वो अपनी बकवास करते हैं। उन्होंने बोला, टर्की ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। अब जब पाकिस्तान को सपोर्ट टर्की ने किया तो अर्मेनिया कहता है कि भाई टर्की, जो कि अजरबैजान को भी सपोर्ट करता है, टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, टर्की अजरबैजान को सपोर्ट करता है, तो अर्मेनिया ने कहा है कि
आपने जिस तरह से टर्की को बोला कि आपने जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो हम जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो आर्मेनिया ने खुल के बोल दिया है कि हम जो हैं वो कश्मीर मुद्दे पे इंडिया का सपोर्ट करेंगे। तो कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जो आर्मेनिया और इंडिया के संबंध थोड़े से ज़्यादा मधुर दिखाई दे रहे हैं, बट इतने मधुर भी नहीं है या अज़रबैजान से इतने ख़राब भी नहीं है कि शायद इंडिया किसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व होना पसंद करेगा। ठीक है, पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान शुरू से ही अज़रबैजान के सपोर्ट में रहा है। अज़रबैजान जब आज़ाद हुआ तो दूसरा ही कंट्री जो था जिसने उसको रिकॉग्नाइज़ किया था वो पाकिस्तान था। ठीक है, और यहाँ तक कि अज़रबैजान को मिलिट्री सपोर्ट भी, हथियार के सपोर्ट भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने। ठीक है, तो अज़रबैजान एज अ मुस्लिम कंट्री बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, साथ में टर्की भी वहाँ पर है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक बना रहा है अपने डिफेंस का। अब फिलहाल आजकल पाकिस्तान ज़्यादा उसको सपोर्ट कर नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि अज़रबैजान जो है के सपोर्ट तरफ है पाकिस्तान। इंडिया सॉफ्ट कॉर्नर आर्मेनिया तरफ रखता है, लेकिन क्या एक हद से ज़्यादा जाएगा इंडिया या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा? मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में वहाँ पर किसी तरह का इन्वॉल्व कुछ करेगा, क्योंकि इंडिया को डायरेक्ट कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तेल वेल वहाँ से नेचुरल गैस आती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कभी इंडिया डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। ईरान से संबंध इंडिया के अच्छे हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कई सारे वहाँ पे उठक पटक हो रहा है। फिलहाल मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया है आर्मेनिया अज़रबैजान के जो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। काफ़ी लोग मरे भी इसके अंदर, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ऐसा नहीं पहली बार हुआ है। जब से 1991 के बाद से ये देश आज़ाद हुआ और नगौरा कोकर आपका इलाका जो है वो बना अपने 1994 से आया, तब से ही कई बार छोटे मोटे यहाँ पर जंगें होती रहती हैं यहाँ छोटी मोटी। फिलहाल जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि क्या आर्मेनिया अज़रबैजान विवाद तीसरे युद्ध को आमंत्रित कर सकता है, तो इसका आंसर है यस भी है, नो भी है। यस इसके लिए सपोर्ट में मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो, पहला फ्लैश पॉइंट है ये, मतलब यहाँ पर विवाद हो रहा है, और जब विवाद हो रहा है तो देखिए सुपर पावर्स भी जो हैं वो उन्होंने अपने अपनी टीम संभाल ली है। एक है अज़रबैजान को सपोर्ट कर रही है अमेरिका, और आर्मेनिया को रशिया सपोर्ट कर रही है। तो जब सुपर पावर्स आती है तो इनके जो एलाइज़ हैं, जो उनके जैसे कि अमेरिका आएगी तो अमेरिका का एलाइज़ है नेटो वगैरह, वो आ जाएंगे, और रशिया का जो अपने एलाइज़ हैं, जैसे मान लीजिए कि चाइना है या ईरान है, तो ये भी अपनी तरफ आ जाएंगे। तो एक तरह से बाकी कंट्रीज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा कि क्रिश्चियन और मुस्लिम एक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, एक रेशल या धार्मिक एक पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है अगर इसको कंट्रोल नहीं की गई तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और फिर समस्या आ सकती है इसके अंदर। तो दिक्कत तो है, क्योंकि सुपर पावर्स के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई भी चीज़, छोटी सी भी चीज़ भी जो है, रीजनल चीज़ भी है, अगर उसमें सुपर पावर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो उसको दिक्कत कर देती है। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ें होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।